वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनुराधा चौधरी फ्रॉम सोल्ट्री। मैं सोल्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा क्रॉप के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि फसलों के वर्गीकरण के बारे में। तो फसलों के वर्गीकरण में हम किन किन चीजों के बारे में जानेंगे कि पहले तो हम ये जानेंगे कि किस बेस पे हम अपनी क्रॉप्स को क्लासिफाई कर रहे हैं और उसके अंदर हमारी कौन कौन सी क्रॉप्स आ रही हैं। इसके बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि इन जितनी भी अपनी क्रॉप्स हैं उनके ओरिजिन क्या है, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या है, और उनके साथ साथ ही उनके गुणसूत्र संख्या या फिर क्रोमोसोम नंबर और उनके बोटेनिकल नेम यानी कि वनस्पति नाम भी हमें याद करने होते हैं। तो देखिए कि आज का हमारा चैप्टर है फसलों का वर्गीकरण। देखिए इस चैप्टर में हम पहले मैंने बोला कि हम इन चीजों को कवर करेंगे, तो लास्ट में जो जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, जितने भी उनको हम एक टेबल फॉर्मेट में देंगे जिससे कि अपना याद करना इनको आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें फसलें हम करेंगे अपनी क्रॉप या फिर फसलें। इन फसलों को भी हम वर्गीकरण की सीक्वेंस में ही देंगे। वर्गीकरण जिस आधार पे हम कर रहे हैं उन्हीं आधार पे हम उन सीक्वेंसिंग में इनको हम बताएंगे और साथ में हम बताएंगे इनके बोटेनिकल नेम्स भी याद करने हैं और फिर उनका उत्पत्ति स्थान और उसके लास्ट में हो गया गुणसूत्र संख्या। तो देखिए हाँ हमें पता ही है कि जैसे कि देखिए एग्जाम के लिए अपनी इम्पोर्टेंट तो यही है, पर इन चीज पे डायरेक्टली जाने से पहले हम क्या करेंगे कि जितनी भी अपनी क्लासिफिकेशन है उनको एक बार समझ लेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई, यानी कि जब भी हम कोई चीज एक तो देखिए कि एग्जैक्टली हम उनको या रट रहे हैं या फिर डायरेक्टली हम उनको पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा पहले उनकी जो बैकग्राउंड थॉट्स है यानी कि जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उनको हम पहले क्लियर कर लें, यानी कि क्यों जरूरत पड़ी हमारे वर्गीकरण की और क्या आधार है इन चीजों पे। तो देखिए कि आप में से काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि वर्गीकरण, जैसे कि हम वर्गीकरण करते हैं तो इनका क्या आधार होता है या फिर हम क्यों कर रहे हैं ये वर्गीकरण, किस बेस पे कर रहे हैं या फिर क्या आवश्यकता होगी हमें वर्गीकरण करने की। तो देखिए कि जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस, उसने वर्गीकरण के ऊपर किया था अध्ययन। उसने बोला कि देखिए अपने जितने भी संसार में पादप और प्राणी जगत की संख्या बहुत अधिक है, तो उनको अलग अलग याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनको हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे जैसे कि पादप या फिर प्राणी हैं उनको हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करने का क्या होगा, एक आधार होगा, यानी किस बेस पे हम वर्गीकृत कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दे दिया कि सेम अगर समान गुण वाले या फिर समान आकृति वाले या फिर समान मौसम में पाए जाने वाले या समान एरिया में पाए जाने वाले, इस टाइप से हम क्या करते हैं उनको वर्गीकृत करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा इम्पोर्टेंट चीज ये होती है इसमें वर्गीकरण में आधार ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अपना ये जो क्लासिफिकेशन है अब हम पहुंचेंगे इस पे अपने फसलों के वर्गीकरण पे। तो इसमें अपने आधार के आधार पे हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आधार होगा हमारा मौसम या फिर ऋतु के आधार पर। मौसम या ऋतु के आधार पर हम फसलों को किस तरह वर्गीकृत कर रहे हैं, ये देखिए कि जब हम जितनी भी अपनी फसलें हैं उनको बुआई का समय और उनके जो कटाई या फिर हार्वेस्टिंग का जो समय का जो बीच का अंतराल है उस समय जो मौसम होता है उसके आधार पे हम उन फसलों को वर्गीकृत करते हैं। इसका ये रीजन है कि जितनी भी अपनी क्रॉप्स है या फिर प्लांट्स है सबको एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है उगने के लिए, परिपक्व होने के लिए या फिर फ्लोरिंग के लिए। तो उस जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस समय में उसको एक अनुकूल वातावरण हर एक स्टेप के लिए, हर एक जो उनकी क्रियाएं होती है उसके लिए उनको मिलता है। तो उसको हम बोलेंगे मौसम के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो बीज की बुआई, फसल की बुआई और उसकी हार्वेस्टिंग या फिर कटाई के मौसम के आधार पर जब हम उनका वर्गीकरण कर रहे हैं तो वो हो रहा है हमारा मौसम या फिर ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। इसको हम कर रहे हैं 3 प्रकार से वर्गीकृत, खरीफ, रबी, जायद।
अब ये जो खरीफ रबी जायद है, ये क्या है कि जो अरबी वर्ड है या फिर अरेबिक वर्ड है उनके उनसे लिया गया है, जो खरीफ रबी जायद। जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं कि गर्मी, सर्दी या फिर बसंत, ये जो ऋतु होती है उन्हीं के आधार पर इनको अरबी वर्ड है ये सब। इनका मतलब हुआ ऑटम, स्प्रिंग, ये हुआ समर या ग्रीष्म ऋतु। ये जो ऋतु हैं उनको अरबी वर्ड में ये बोलते हैं, इसीलिए इनका आधार ये हुआ। तो देखिए कि खरीफ सीजन कौन सा होता है या फिर ऑटम सीजन कौन सा होता है, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये सीजन होता है। अब इस सीजन के अंदर जिन क्रॉप्स को फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है उनको ग्रो करते हैं। तो और साथ में एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की वो है कि साउथ वेस्ट जो मानसून है वो उस समय में हम इनकी बुआई करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून में। तो यहाँ की जितने भी क्रॉप्स हैं यानी कि खरीफ में उगाई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं उनके एग्जाम्पल क्या हुए, धान, मक्का, कपास, यानी कि ये फसलें हम क्या करते हैं खरीफ के सीजन में इनकी बुआई करते हैं और कटाई करते हैं कि उन फसल इस सीजन की है। जस्ट आफ्टर यानी कि इनकी हम हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही क्या करते हैं, रबी क्रॉप की सोइंग करते हैं। और इस टाइम में नॉर्थ ईस्ट मानसून का समय होता है, ये वाला समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का होता है। तो इस समय में जितनी भी फसलें होती है उनकी बुआई हम करते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक, या फिर अगर हम लेट वेराइटी जैसे कि हम गेहूं की 75 किस्म की बुआई कर रहे हैं तो ये अप टू दिसंबर फर्स्ट वीक भी जा सकता है। और इनकी मार्च अप्रैल में हम करते हैं कटाई या फिर हार्वेस्टिंग। तो देखिए कि जो अपनी ये क्रॉप है उनको क्या बोल रहे हैं हम, रबी की क्रॉप, क्योंकि शीतकालीन फसलें भी बोल रहे हैं इनको, शीतकालीन फसलें भी बोलते हैं, जिनके उदाहरण क्या है, गेहूं, चना, सरसों, ये वाली फसलें क्या है, शीतकालीन की फसलें हुई। अब हम बात करेंगे रबी की फसलों का। रबी ये हुई रबी की फसलें। अब हम लास्ट में क्या बात करेंगे, जब रबी की फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप ग्रो करते हैं हम, कम अवधि वाली, यानी कि जिसमें कम समय में जो पककर तैयार हो जाए वो फसल हम उगाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, या फिर जायद की फसलें बोलते हैं उनको हम। इनकी बुआई हम करते हैं मार्च अप्रैल में और हम कटाई करते हैं जून तक। तो ये ड्यूरेशन की जो क्रॉप हो रही है हम उनको जायद की फसलें बोल रहे हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हुए, जितने भी हमारी क्यूकरबिटेसी फैमिली की फसलें हैं उनको क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, इनमें ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि तर, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, इसके अलावा उड़द, मूंग, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है उनको हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, मौसम के आधार पे हमारा वर्गीकरण खरीफ, रबी और जायद। अब हम बढ़ेंगे दूसरे अपने वर्गीकरण के आधार के ऊपर, जो हमारा होगा टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, यानी कि टैक्सोनॉमी के आधार पर। तो देखिए कि टैक्सोनॉमी हम बोल रहे हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। अब देखिए कि टैक्सोन क्या होता है, अपने वर्गीकरण का एक पद, यानी कि इसका एक जो स्टेप या फिर एक जो पद है वर्गीकरण का उसको हम बोल रहे हैं टैक्सोन, उसको हम टैक्सोन बोल रहे हैं। तो अब ये वर्गीकरण का पद, जैसे कि इसके 7 स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, हम 7 स्टेप हो रहे हैं कि जैसे कि जो किंगडम, ये जो किंगडम, ऑर्डर, और ये जो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये जो 7 स्टेप हैं ये हो रहे हैं। पर अपने जो फसलों का वर्गीकरण की जो टैक्सोनॉमी का आधार बोल रहे हैं उनका आधार ओनली क्या हो रहा है, हम उनकी फैमिली के आधार पर हम कर रहे हैं वर्गीकरण। फसलों को हम उनकी फैमिली, सेम फैमिली की क्रॉप को हम एक कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि एक जो परिवार की या फिर एक जाति की जो फसलें हैं उनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे।
तो और अब देखिए यहाँ पे एक फंडा भी हमारा क्लियर हो जाता है। जब हम हमेशा किसी भी प्लांट का या फिर किसी एनिमल का भी अगर हम बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जीनस और इसकी स्पीसीज, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, 6th और 7th अपना स्टेप हुआ। या फिर जो यही चीज है ना, इसको हम टैक्सोन बोल रहे हैं, हर एक स्टेप को टैक्सोन बोल रहे हैं हम। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज सबसे छोटा टैक्सोन हुआ क्लासिफिकेशन का, और फिर ऊपर जो ये किंगडम है या फिर जगत है वो क्या हुआ, सबसे बड़ा टैक्सोन। तो पर अब अपने इम्पोर्टेंस के लिए क्या है, अपने लिए 3 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली के आधार पर हम कवरिकन फसलों कर रहे हैं, और जो जीनस और ये स्पीसीज है उनके आधार पे हम उनका बोटेनिकल नेम लिख रहे हैं। तो जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम है अपनी वीट का बोटनिकल नेम, तो ट्रिटिकम यहाँ पे क्या हुआ, उसका जीनस हुआ, ठीक है। और जो स्पीसीज क्या हुई, उसकी एस्टिवम हुई। यहाँ भी याद रखने की बात यह है कि जीनस को जब भी हम लिखते हैं तो उसका क्या होता है कि ये फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर बड़ा या फिर कैपिटल लिखते हैं, और उसके बाद में हम जब स्पीसीज लिखते हैं उसको हम थोड़ा सा इटैलिक भी लिख सकते हैं इन दोनों को, पर इसका वर्ड ये होना चाहिए सबसे, मतलब छोटा होना चाहिए, इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। ये हमारा क्लियर हो यहाँ पे क्या कि बोटेनिकल नेम्स, और ये हमारा जो वर्गीकरण है वो फैमिली के आधार पर, जैसे कि क्रूसीफेरी फैमिली है, उसके अंदर आती है सरसों, रेडिश, ये वाले जो फसलें हैं इनके अंदर आती है, जैसे कि ग्रेमिनी फसलें हैं, ग्रेमिनी फैमिली है जो घास वाली फैमिली बोलते हैं, घास की फैमिली। तो इसमें क्या आती है, अपना धान आता है, गेहूं आती है, बाजरा आता है, ये वाली चीजें क्या हुई इस फैमिली में, यानी कि इनकी कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हुए सेम है, इसलिए उनको हम एक फैमिली में रख रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि ये हमारा क्या हुआ, टैक्सोनॉमी के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन। अब जितने भी अपनी फील्ड क्रॉप्स है और उनसे रिलेटेड जितनी भी अपनी फैमिलीज है उनको हम उनको हम याद रख लेंगे। जो हम एक टेबल देंगे उस टेबल में हम उनको उस टेबल में आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि जितने भी अपनी याद रखने की चीजें हैं कि कौन सी क्रॉप किस फैमिली की है, ये सब चीजें हम उनमें दे देंगे। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन होगा उसका हम क्या आधार क्या होगा, हमारा तीसरे क्लासिफिकेशन का आधार हमारा होगा उनकी उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर या फिर उनके यूटिलिटी के आधार पर, कि फसल जैसे कि अपनी जितनी भी फसलें हैं उनका क्या उपयोग है, हम उनको क्यों ग्रो कर रहे हैं या फिर उनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यही इसका एक आधार मान के इसी चीज को हमने बेस माना है। तो देखिए कि जब ये इसके अंदर हम बोल रहे हैं, सबसे पहले अपनी अनाज वाली फसलें के बारे में बात करते हैं, सीरियल क्रॉप या फिर अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें, इन फसलों के बीजों का यूज हम क्या करते हैं, खाने के लिए या फिर हम इन मनुष्य के लिए खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट, फैट इनके एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं, जिनमें कि गेहूं, बाजरा और मक्का, ये वाली फसलें इनमें आती हैं, अनाज वाली फसलें। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी दाल वाली फसलें या फिर दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के अंदर एक यहाँ पे एक चीज है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए जो एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है उसको हम बोलते हैं कि एक जो दालें होती हैं उनको एक शाकाहारी प्रोटीन स्रोत भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्रॉप होती है, जो फसलें होती हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं अपनी जड़ों में, जिसके कारण इनकी जो फसलें होती हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे कि चना, मूंगफली, उड़द, मूंग, ये वाली फसलें हैं। ये दाल यानी कि जितनी भी अपनी दाल होती हैं, जो अरहर, उड़द, ये सब आएगी दलहनी फसलों में। और फिर हमारी आएगी तेलीय फसलें या तेल वाली फसलें।
तेल वाली फसलों का इनके जो सीड होते हैं यानी इनके बीज या फिर मेसोकार्प से हम तेल एक्सट्रैक्ट या तेल प्राप्त करते हैं। तो इनका यूज हम मोस्टली तेल के लिए ही करते हैं। और इनका जो बायो प्रोडक्ट होता है उनका यूज हम जो एनिमल हस्बेंड्री में खली या फिर जिसको खल बोलते हैं उसके लिए हम उसका कर पाते हैं। पर इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो होता है हमारे खाने योग्य तेल यानी कि खाद्य तेल, और एक होता है अखाद्य तेल जिसको एडिबल ऑयल और नॉन एडिबल ऑयल बोलते हैं। खाद्य तेल और अखाद्य तेल। अब देखिए कि खाद्य तेल तो वो हो गया जिसका हम यूज हम मनुष्य खाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, ये वाले तेल। और जो अखाद्य तेल है उसका यूज किस में होता है, हमारा एज ए बायोफ्यूल यानी कि जैविक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसको जेट्रोफा को क्या बोला गया, सबसे अच्छा बायोडीजल यानी कि बायोडीजल के रूप में भी इसको जाना जाता है जेट्रोफा को। तो यहाँ पे इसको एक चीज याद रखने की है कि जेट्रोफा को क्या बोलते हैं हम, बायोडीजल या फिर जैविक डीजल ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारे आगे कैटेगरी है, इसी के अंदर सेम उपयोगिता के आधार पर जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसके अंदर हमारा आ रहा है जो फोर्थ हुआ वो हुआ रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलों में क्या आ रहा है, जैसे कि अपना कॉटन आ रहा है या फिर जूट आ रही है, सन हेम्प आ रही है। इनका यूज क्या करते हैं हम, जो इनके जो रेशे होते हैं उनको निकाल के उनका धागों के रूप में या फिर जो हमारे कपड़ा जो ये फिर कपड़ा की इंडस्ट्री है या फिर फैक्ट्रीज है उनमें इस्तेमाल होता है। तो इनके एग्जाम्पल भी हो गए जूट, सन हेम्प, कपास, ये इसके क्या हुए उदाहरण हो गए। और जो हमारी पांचवी कैटेगरी है वो है शर्करा वाली फसलें, यानी कि जो शर्करा वाली फसलें होती है उनका हम यूज किस लिए करते हैं, वो क्या होती है, सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर यानी कि एक प्राकृतिक चीनी का यानी कि जो शुगर होती है उसका स्रोत होती है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं चीनी, गुड़, शक्कर ये प्राप्त करने के लिए। तो इसके उदाहरण के लिए में आती है गन्ना, चुकंदर, ये वाली फसलें। तो इसके बाद में जो हमारी लास्ट कैटेगरी है उपयोगिता के आधार पर वो है, उसको हम बोलते हैं कि ये अपनी फसलों जो फसलें होती है पशुओं को चारे के रूप में इस्तेमाल की जाती है उनको हम बोलते हैं चारे वाली फसलें। देखिए कि जो फसलें चारे वाली होती है उनमें एक ये उसकी क्वालिटी होती है कि जब भी हम जैसे कि बरसीम, जेई, ज्वार ये वाली फसल है अपनी, तो इनको जब हम एक बार उनको जमीन से 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी से जब उनको तने को काटते हैं तो अगर हम फिर से उसमें इरिगेशन दे देते हैं तो क्या होता है कि फिर से वो तना क्या करता है, जैसे ये अपना प्लांट है इसको हमने काटा है, एक कटाई ली है, तो फिर से इरिगेशन देने के बाद फिर से वो स्प्राउट कर जाएगा यानी कि फिर से उग जाएगा वो तना वहां से। तो इसी गुण या फिर इसी क्वालिटी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि 2 से 3 कटाई इन फसल की ले सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम उस क्रॉप में उत्पादन भी प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि सीड प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं तो फिर हम लास्ट में इसको छोड़ देते हैं और इरिगेशन करने के बाद जिससे कि हम इसका सीड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल बताए हैं बरसीम, ज्वार, रिजका और बाजरा, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं चारे वाली फसलों के रूप में, मक्का का भी। अब ये हमारी कंप्लीट हुई जो उपयोगिता के आधार पर फसलें हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है, अनाज वाली फसलें और दलहनी फसलें, शर्करा वाली फसलें, तेल वाली फसलें और फिर चारे वाली फसलें और इसके अलावा ये अपनी रेशे वाली फसलें। ये 6 क्रॉप हमने कवर की है। और उसके बाद में हमारी जो 4th कैटेगरी है वो है विशेष उद्देश्य के आधार पर, यानी कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए हम जो फार्मर होता है अपने खेत में किसी विशेष उद्देश्य के साथ जब उन फसलों को उगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि स्पेशल पर्पस क्रॉप या विशेष उद्देश्य वाली फसलें। तो ये पर्टिकुलर क्रॉप अलग अलग इनके उद्देश्य होते हैं। जैसे कि देखिए कि फर्स्ट हम बोलते हैं कि अरेबल क्रॉप या फिर कृषक फसलें। अब देखिए कि कृषक फसलें क्या होती है, कृषक फसलें वो फसलें होती हैं जिनकी बुआई के लिए हमें एक स्पेशल यानी कि कुछ अलग से हम उनको सीड बेड तैयार करना पड़ता है या फिर उनकी अलग से जुताई करनी पड़ती है उस खेत की इन फसलों को बोने के लिए। एक तो ये देखिए कि हम एक खेत में उगा रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, उसके लिए हम ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली उनमें सोइंग हो जाएगी। पर उसी अगर उसी खेत में हम कर रहे हैं
आलू की फसल लगा रहे हैं, गन्ने की फसल लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि उसको सीड बेड तैयार करना पड़ता है, एक अलग प्लाउइंग भी करनी पड़ती है। तो इन फसलों को अरेबल या फिर कृषक फसलें बोलती है। इनकी उदाहरण क्या हुए? कपास, इनकी एग्जाम्पल हुई गन्ना, तंबाकू, आलू, ये वाली फसलें क्या कहलाती हैं? अरेबल क्रॉप। और फिर सेकंड है एले क्रॉप या फिर गली वाली फसलें, यानी कि जो गली में उगाई जाती है। गली जैसे कि ये अपना खेत है, अगर हमने इसको एग्री सिल्वीकल्चर भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे उगा रखे हैं अपने यूकेलिप्टस या फिर सफेदा, यहाँ पे सफेदा उग रखा है, और साथ में सूब, बबूल, ये वाले अपने पेड़ हैं, तो इनके बीच में जो अपनी जो गलियां हैं, इसकी एक तो क्या होगी, जमीन, अपनी जो जमीन है उसका हम यूज कर लेंगे, और साथ में हम उसे उत्पादन प्राप्त कर लेंगे, तो और उर्वरा क्षमता भी बनी रहेगी, क्योंकि इनका क्षरण नहीं होगा, यानी मृदा क्षरण या इरोजन नहीं होगा। तो जो ये वाली फसलें होती हैं, जो हम इनको गलियों के बीच में उगाते हैं, उनको हम बोलते हैं एले क्रॉप। और इनकी दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो ये कि ऐसी फसलें हमेशा छाया सहन करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेड़ रहेंगे तो कम धूप आएगी इन फसलों को, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या होनी चाहिए कि कम गर्मी, यानी कि कम प्रकाश लेने वाली फसलें होनी चाहिए जिनका। और दूसरी है कि लता वाली या वाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, जिससे कि इनकी वो दिक्कत आ सकती है किसमें, उनकी हार्वेस्टिंग के टाइम में, या फिर जो हमारा पर्पस होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस ये भी तो है ना साथ साथ में कि हम जो बीज की क्रॉप है उनको मृदा क्षरण को भी रोकें इन क्रॉप की सहायता से। तो इनका एग्जाम्पल हुआ ये प्लांट के बीच में, जैसे कि अदरक हुई, हल्दी, चुकंदर, ये वाले हम जो फैलने वाली उड़द हुआ, ये वाली हम लगा सकते हैं इन गलियों के बीच में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर क्रॉप की या फिर गार्ड क्रॉप की। जैसे कि ये फसलें क्या करते हैं कि हमारा खेत है, इनके हम चारों तरफ लगा देते हैं इन फसलों को, तो ये फसलों का इस्तेमाल हम खेत की जो मेन क्रॉप है उसको हम बचाने के पर्पज से करते हैं। जैसे कि अगर हमने बाहर में ये क्रॉप लगा रखी है, तो बाहर से कोई पशु आ रहा है इस फसल को खाने के लिए, अगर हमने चने लगा रखे हैं, इसमें हमारी मेन क्रॉप क्या है, चना, इसके बाद हमने कुसुम की फसल लगा दी, क्योंकि आपको पता है ये कुसुम कांटे वाली फसल होती है, तो वो क्या करेगी, रोकेगी बाहर से आने वाले जितने भी अपने ये खेत को नुकसान पहुंचाने वाले पशु पक्षी हैं उनसे बचाएगी। तो इसको बोलते हैं बॉर्डर क्रॉप। इसके बाद में देखिए कि ब्रेक क्रॉप, तोड़ने वाली फसलें, यानी कि जो चक्र तोड़ने वाली फसलें। जब राइस, व्हीट यानी कि गेहूं और धान का जो एक सीक्वेंस चलती है, एक सीजन में राइस फिर गेहूं, ये सीक्वेंस चलती है, उससे दो कारण होते हैं। एक तो मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो सेम टाइप के जो पोषक तत्व होते हैं जो राइस और व्हीट जिनको लेता है, उनकी कमी हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि मृदा में इनसे जो रिलेटेड, इनसे संबंधित जो कीड़े होते हैं या फिर मृदा संबंधित जीवाणु या फिर रोग पैदा हो जाते हैं उस जमीन में। तो इसके चक्र को तोड़ने के लिए हम इनमें एक ब्रेक क्रॉप का ग्रो करते हैं, जो मोस्टली लेग्यूम होती है, क्योंकि लेग्यूम में एक क्वालिटी ये भी होती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जिससे कि मृदा उर्वरक क्षमता बनी रहती है और इससे नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। अब ये हुई अपनी ब्रेक क्रॉप। फिर हम बात करेंगे कवर क्रॉप की, यानी कि ढकने वाली फसलें। इनका भी सेम काम है। ये वाली फसलें भी क्या करती हैं कि पानी या फिर हवा से जो मृदा क्षरण होता है या फिर सोइल इरोजन होता है उसको रोकती है, यानी कि स्प्रेड होती है। जैसे मूंगफली हुई, चने, इनका उड़द हुई, ये वाली फसलें से फैलने वाली जो होती है ना, वो सोइल इरोजन या फिर मृदा क्षरण रोकती है, तो उनको हम बोलते हैं कवर क्रॉप। अब देखिए, अब है सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप वो होती है कि ऐसी फसल, यानी कि जो दूसरी फसल को ना ही तो नुकसान पहुंचा रही है, ना ही उसको फायदा दे रही है, यानी कि दो क्रॉप का साथ में ग्रो करने से दूसरी फसल को कोई उसका नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हमने दो अलग अलग क्रॉप लगा रखी है, तो उनका किसी भी टाइप का आपस में कंपटीशन नहीं हो रहा है। फिर बाद में जो इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव क्रॉप की। कॉम्पिटिटिव क्रॉप में आपस में हर एक चीज के लिए उनका कंपटीशन होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एयर एंड सोइल, लाइट, एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज के लिए इनका कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे कि अगर हमने एक खेत में दो सीरियल क्रॉप लगा रखी है, अगर हमने, तो दोनों आपस में सेम न्यूट्रिएंट के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, उन क्रॉप को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रॉप।
तो फिर देखिए अगर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप वो होती है कि जब एक फसल दूसरी फसल को फायदा पहुंचाती है, मतलब दोनों फसल अगर साथ में उगाई गई है तो दोनों फसलों को कुछ ना कुछ फायदा होता है। जैसे कि अगर हमने ज्वार प्लस लोबिया लगाया है तो लोबिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करता है ज्वार को, ज्वार लोबिया को सहारा प्रदान करते हैं। तो एक टाइप का इनमें सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं जिस टाइप से वो हो जाता है, यानी कि इन दोनों को आपस में फायदा होता है साथ रहने से। और इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रैप क्रॉप की, यानी कि ट्रैप क्रॉप क्या होती है, यानी कि पकड़ने वाली फसलें, फिर कैच करने वाली फसलें। किसको ट्रैप करने वाली, ये अपना खेत है, जैसे कि कोई कीट पतंग है, इंसेक्ट पेस्ट है जिनको वो अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अपने कपास लगा रखी है, मेन अपनी फील्ड क्रॉप क्या हुई, कपास। इसमें जो एक रेड बग लगता है या रेड कैटरपिलर लगता है, उसको हम क्या करते हैं कंट्रोल करने के लिए इसके चारों तरफ भिंडी लगा देते हैं या फिर सोलनेसी फुलका लगा देते हैं, जो प्लांट लगा देते हैं भिंडी लगा देते। जो अब क्या करेंगे, जो जितने भी इंसेक्ट होंगे, जो ये इंसेक्ट होगा वो इस पे अटैक करेगा, पर मैक्सिमम हम अपनी मेन क्रॉप को बचा सकते हैं। तो इन टाइप की क्रॉप को बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। अब देखिए कि कैच क्रॉप, पकड़ने वाली फसलें। कैच क्रॉप उनको बोलते हैं कि जैसे कि देखिए कम ड्यूरेशन वाली होती है। कैच क्रॉप क्या होती है, कम ड्यूरेशन वाली। अब अगर हमारी फसल किसी भी प्राकृतिक कारणों या फिर अप्राकृतिक कारणों से नष्ट हो गई है, जैसे कि बारिश ज्यादा हुई, कम हुई, या फिर कोई खेत में किसी भी कारण से अगर हमारी फसल, ओलावृष्टि, इनके कारण अगर हमारी फसल नष्ट हो गई है तो क्या होगा, उस सीजन में कुछ तो हम फार्मर को ग्रो करना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए, यानी कि उत्पादन लेने के लिए। अब उस जमीन में जब फार्मर कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप लगाता है, जैसे कि ये मूंग, उड़द, गवार, ये वाली फसलें जब लगाता है, उनको सीजन को कैच करने के लिए और जो हमारी खाली पड़ी हुई जमीन है उसका यूज करने के लिए क्या करते हैं, कैच क्रॉप बोलते हैं। और अभी इसके बाद हुई कैश क्रॉप या नकदी फसलें। कैश क्रॉप या नकदी फसलें कौन सी होती है कि जिनका इस्तेमाल फार्मर मोस्टली किसके, मतलब हमेशा फार्मर उन फसलों को ग्रो करता है किस लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, यानी कि उन फसलों को घर पे इस्तेमाल नहीं करता है और कर भी नहीं सकता है। जैसे कि गन्ने हैं, कपास है, तंबाकू है, ये वाली फसलें का, जैसे कि अगर किसी फार्मर ने गेहूं बोया है तो अगली क्रॉप के लिए भी रखेगा, घर के खाने के लिए भी रखेगा उसको। पर जैसे ये वाली कुछ फसलें होती है ना, इनका इस्तेमाल वो क्या करते हैं, तुरंत ही बेच के आमदनी प्राप्त करने के लिए करता है। उनको हम बोलेंगे कैश क्रॉप। तो ये हमारे कंप्लीट हुए 4 जो हमारे क्लासिफिकेशन के जो बेस है या फिर आधार है जो वो। और इसके अलावा कुछ जो माइनर जो हमारे, इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं बेस उनको आधार माना गया है, वो है जैसे कि कोटिलीडन या फिर उनके बीज पत्र के आधार पर। तो फसलों में जो बीज पत्र होता है उसके आधार पर भी फसलों को हमने बांटा गया है। उनमें पाए जाने वाले जो बीज पत्र होते हैं उनके आधार पर भी बांटा है। ये हुआ यानी कि बीज पत्र के आधार पर। तो ये 2 प्रकार का होता है, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, अब जैसे कि देखिए ऐसी क्रॉप जो ये जैसे गेहूं का बीज है, अगर इनको बीच में से तोड़ेंगे तो सिमेट्रिकल यानी कि सेम भाग में, यानी कि जो मिरर इमेज बोलते हैं, शीशा दृश्य जिसको बोलते हैं, जैसे कि मिरर इमेज नहीं बनती है कि सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। अगर वही हम लेके चलें चना में, तो जिस चना का बीज देखा है अगर हम उसको बीच में से तोड़ते हैं डायरेक्ट एग्जैक्टली सेम क्या होता है वो उसके जैसा, यानी कि मिरर इमेज होती है। तो ऐसे पौधों को क्या बोल रहे हैं हम, द्विबीजपत्री, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, एक बीजपत्री। तो इसके आधार पर भी हमने इनका वर्गीकरण किया है। और इसके अलावा वर्गीकरण किया है हमने इनके जड़ का जो टाइप होता है उसके आधार पर भी किया है। जैसे 2 टाइप की, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ वो होती है जो डीप यानी कि गहरी जाती है, जो ऐसी क्रॉप जो ऐसी वाली फसलें जिनकी जड़ें गहरी सीधी टैप रूट सिस्टम बोलते हैं जिसको, इनकी गहरी जाती है, जैसे कि अपना चना है इनकी। और झकड़ा जड़ इन जो स्प्रेड होती है, फैल जाती है, ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। ग्रेमिनी कुल की जो होती है, गेहूं, धान, इनकी जड़ें ज्यादा फैलती नहीं है। और इसके अलावा रह गया हमारा लास्ट कैटेगरी, यानी कि जल की मांग के आधार पर बोल सकते हैं इनको, या फिर कल्टीवेशन मेथड के आधार पर, जिसको सिंचित फसलें, असिंचित फसलें, जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इनकी इरिगेटेड क्रॉप
और यानी कि रेन फेड क्रॉप, यानी ये अगर बारिश के भी पानी से इनको हम उगा सकते हैं सिंचित फसलों को। पर अगर जो सिंचित फसलें हैं यानी कि जिनको हम बोलते हैं इरिगेटेड क्रॉप, वो हम बारिश के पानी से नहीं उगा सकते। जैसे कि बाजरा की फसलें हैं हमारी, ग्वार है, इनको हम ग्रो कर सकते हैं इजीली, हम आसानी से इनको उगा सकते हैं। पर जो जैसे कि गन्ना है हमारा, धान है, इन फसलों को हमें पानी की आवश्यकता पड़ती ही है, यानी कि हम ओनली यानी कि केवल बारिश के पानी से इनको ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनको बोलते हैं इरिगेटेड क्रॉप, और इनको असिंचित फसलें या फिर रेन फेड क्रॉप, यानी कि बारिश के से भी इनको ग्रो कर पाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण विभिन्न आधार, जितने भी हमारे आधार हैं उनके ऊपर। और अब देखिए कि इसके बाद में हम बात करेंगे कि ओरिजिन क्या होता है, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है कि उत्पत्ति स्थान उसको बोलते हैं जहां पे वो पर्टिकुलर क्रॉप या फसल सबसे पहले यानी कि इस धरती पे सबसे पहले, चाहे वो जंगली प्रजाति के रूप में ही डेवलप क्यों ना हो, सबसे पहले जहां पे वो पाई जाती है उस वो जो स्थान होता है उसको हम पर्टिकुलर उस क्रॉप का क्या बोलते हैं, उत्पत्ति स्थान या फिर ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। इसका अध्ययन 1926 में जो एक साइंटिस्ट है वेबिलो, उसने किया था। उसने बोला था कि जो ओरिजिन के आधार पर, यानी कि जो उनके उत्पत्ति स्थान के आधार पर हमने दो टाइप की होती है, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी उत्पत्ति स्थान। प्राइमरी तो वो उसको बोलते हैं जहां पे वो फर्स्ट टाइम या पहली बार अपनी विविधता यानी कि अलग अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, उसमें गुण डेवलप करता है अपने उसी क्लाइमेट में या फिर उसी एरिया में। सेकेंडरी वो बोलते हैं कि जब यहां से ये क्रॉप दूसरी, यानी कि जैसे कि इंडिया में आलू की फसल है, जैसे कि आलू की फसल को लाया गया था इंडिया के अंदर, पर वो उसका क्या है, पेरू है। यानी कि जो सेकेंडरी ओरिजिन वो होगा कि जहां पे वो बाद में लाया गया हो या फिर बाद में ये क्या किया गया हो इसका, पर उसमें एक चीज यहाँ पे ये होती है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में होता है कि कम अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, पर ये ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आगे आपको जैसे कि आप बीएससी में प्लांट ब्रीडिंग वगैरह टॉपिक होते हैं उनमें इसको कवर करते हैं। पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हम जितनी भी अपनी क्रॉप्स है सबका हमें सेंटर ऑफ ओरिजिन याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अलावा बाद में हम बात करेंगे गुणसूत्र संख्या की, जो एक धागेनुमा संरचना होती है जिसमें एक अनुवांशिक जो मैसेज या फिर संदेश वहन करती है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। उसी की बेस पे हमारे प्लांट की गुण या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिसाइड। तो अब इन सब चीजों को आज हमने जैसे कि क्या क्या कवर किया है, क्लासिफिकेशन का बेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन, जितने भी अपनी बेसिस है उनके ऊपर जो हमारी फसलें हैं उनको हमने वर्गीकृत किया है। उसके बाद में हम उन सब फसलों का क्या किया है, जैसे कि बोटेनिकल नेम्स क्या होता है ये भी हमने जान लिया है, और हम कैसे लिखते हैं ये भी जान लिया है, और फिर उनकी फैमिली। उसके बाद में हम बात करेंगे ओरिजिन की, हमने बात की ओरिजिन की, फिर क्रोमोसोम नंबर। तो अब हमारी एक टेबल है जिस टेबल के अंदर क्रॉप, फिर उनकी फैमिली, यानी कि ये क्या हुआ बेस, ये टैक्सोनॉमिकल बेस हुआ फैमिली, फिर हुआ उनका ओरिजिन, यहाँ पे बोटेनिकल नेम्स पहले, फिर बाद में फैमिली, ओरिजिन, फिर क्रोमोसोम नंबर। तो ये चीज को हमने टेबल में कवर किया है। तो जितनी भी हमारी टेबल है वो किस बेस के ऊपर है, फर्स्ट हमारी सीरियल्स होंगी, सेकंड हमारी ये होगी सीरियल यानी अनाज वाली फसलें, और दूसरी हमारी होगी दलहनी फसलें या फिर पल्स क्रॉप होगी, फिर हमारी होगी ऑयल सीड क्रॉप होगी या तेल वाली फसलें होगी, फिर हमारी रेशे वाली या फाइबर वाली फसलें होगी, और फिर हमारी होगी शुगर वाली या शर्करा वाली फसलें, और फिर हमारी होगी फोडर या चारे वाली फसलें। यानी कि इसी सीक्वेंस में हम जितनी भी हमारे टेबल्स है उसमें सेम इन्फॉर्मेशन यानी कि सेम चीज हमें याद करनी है। एक बार मैं फिर क्लियर कर देती हूँ कि क्या याद करने के लिए चीज है हमारी इस टॉपिक में। जितनी भी हमारी क्रॉप है वो उनका क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के आधार पर ही हम उनको टेबल को दे रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद में हमारा उन सब जितने भी क्रॉप है उन सब का क्या करेंगे, बोटेनिकल नेम्स याद करना है। उसके बाद में हम उनका क्या करेंगे, फैमिली, जिसको हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगराइज कर दिया है, फिर ओरिजिन,
और फिर बाद में क्या करेंगे, क्रोमोसोम नंबर। यानी कि अब देखिए कि हमारा इसको बताने का मकसद ओनली यही था कि अगर हम एक एक रोप को हम ऐसे लेके जाएंगे तो अपने पास भी टाइम कम, यानी कि आपके पास टाइम कम है, तो ये आपके लिए एक हेडेक हो जाएगा, यानी कि हर एक रोप को अलग अलग पढ़ना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो एक दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए, यानी कि जब एक टेबल होती है हमारे पास तो हम इसको इजीली समझ पाते हैं। तो जो ये टेबल है यही इंपॉर्टेंट है। तो हम अब इस टेबल को जितने भी टॉपिक एस्पेक्ट्स हैं उनको मैंने एक बार क्लियर कर दिया है। अब बस याद रखने की चीजें हैं जितने भी इसमें है, हर एक रोप की ये सेम इंफॉर्मेशन दी गई होगी उस टेबल के अंदर। और अब वो टेबल हम आपको इस जो वीडियो के जो इसके रिटन नोट्स है उसके थ्रू हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।